हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन हैं 2015 से लेकर 2020 तक के। तो वो सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे सभी क्वेश्चन को। तो इसके बाद हमारा रीजनिंग का पोर्शन होगा, उसके बाद मैं एप्टीट्यूड का, और उसके बाद हमारा हरियाणा जीके का पोर्शन होगा। सभी 2015 से लेके 2020 तक जो पहले तो, लेकिन 2015 से हमारी रीजनिंग नहीं थी, तो 2018, 19 और 20 में जो रीजनिंग का पोर्शन है वो भी हम सोल्व करेंगे। तो आज सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसमें, जो हमारे 2015 से लेकर 2020 तक के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। तो ये हमने क्या है, इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आलसी टाइप। शासकीय टाइप दे रखा है, तिगड़मी टाइप है, गो गेटिंग टाइप्स और बचकर निकल जाने वाले जैसा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आलसी टाइप। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निधारक है। तो बाह्य निधारक पूछा है हमसे। तो अभिरुचि तो हमारे अंदर की वो होती है, निधारक उद्दीपन होता है। आदत भी हमारी खुद की होती है, जिज्ञासा भी हमें खुद की होती है, लेकिन जो उद्दीपन की अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, वो बाह्य निधारक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। तो ये जो 16 वर्ष तक की आयु है उसमें मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म संप्रत्य के आधार क्या होते हैं। तो आत्म संप्रत्य के आधार क्या होते हैं, इसमें है सामाजिक, क्या है सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, या फिर उपरोक्त 1 एवं 2। आत्म संप्रत्य तो सेल्फ कंसेप्ट के तहत सामाजिक सोशल रोल्स और द बॉडी इमेज। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आत्म संप्रत्य यानी कि सेल्फ कंसेप्ट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड यानी कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी दी थी ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसमें पियाजे ने आत्मसातकरण भी दिया था, समाविष्टीकरण भी दिया था, संतुलिनीकरण भी। ये सारे जो वर्ड हैं वो इस थ्योरी में आते हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। लेकिन क्या है, ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड, ज्ञान का जो एक आधारभूत खंड बनता है, जो स्कीमा बनता है, उसको स्कीमा बोलते हैं। जो हमारे माइंड में बनता है उसको हम बोलते हैं स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। तो विकास की सही विशेषता नहीं है पूछा है। तो विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है विकास में परिवर्तन। विकास क्या होता है, अभी जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो बच्चे देने वाले हैं उनको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, लेकिन ये वीडियोज़ उनके लिए हैं जो रिविज़न कर रहे हैं अभी। तो इसमें इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और जो अभी फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं। यानी कि विकास क्या होता है, विकास हमारा होता है वृद्धि भी और विकास दोनों मिलकर। विकास तो पूरी उम्र तक चलता रहता है। विकास कोई भी परिवर्तन हमारे व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन आए उसको विकास बोलते हैं। तो विकास में परिवर्तन होता है, ऑफकोर्स होता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो विकास होता है अर्ली डेवलपमेंट, तो सभी जो मैंने वैज्ञानिक उन्होंने बताया कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो महत्वपूर्ण होता है बाद के जो विकास से। इसमें नहीं पूछा हमसे। तो विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय और ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, हमारा पूर्वानुमेय होता है विकास पैटर्न, यानी कि विकास पैटर्न को हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो ये विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बिल्कुल होती है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता। तो विकास हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोस्टर शाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे रोस्टर शाही डब्बा परीक्षण ये एक परीक्षण है व्यक्तित्व का, तो इसमें 10 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। तो हमें डायरेक्ट ऐसे कैसा हमें याद रखना पड़ेगा कि रोस्टर जो शाही डब्बा है उसमें 10 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक व्यवस्था नहीं है। मनोलैंगिक व्यवस्था, फ्राइड ने मनोलैंगिक व्यवस्था दी थी, उसमें जो पहली थी जो उसमें 6 एज बताई। इसमें शेषनावस्था है, गुदावस्था है, मुखावस्था है, लेकिन उसमें स्वायत्त अवस्था ऑटोनोमी स्टेज उसमें नहीं है, स्वायत्त अवस्था उसमें नहीं है। फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक थे, फ्राइड, उन्होंने मनोलैंगिक अवस्थाएं दी थी। इनसे इस क्वेश्चन से हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो उसमें शेषावस्था दी थी, गुदावस्था दी थी, मुखावस्था दी, लेकिन स्वायत्त अवस्था नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि
निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? मध्यम मानसिक, देखो मध्यम मानसिक पूछा है, इसमें बिल्कुल कम अगर पूछा जाएगा तो 20 से 35, यानी कि 20 से नीचे वाले आ जाएंगे। इसमें क्या है, यानी कि बिल्कुल ही लो हो जाएंगे वो तो मध्यम वाले होते हैं 36 से 51। तो ये ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है हमारे क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आता है एक क्वेश्चन। मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्न में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? यानी कि ये सभी जो पूर्व ज्ञान का रूपांतरण संगठन, ये सभी ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्गेज, ये सभी पियाजे ने दी थी। तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा पियाजे, जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें ये आंसर दिया, ये सब कुछ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रत्यक्ष तरीका, ये जो है ये हमारी समायोजन की ये प्रत्यक्ष तरीका हमारा नहीं है, यानी कि दमन, प्रतिगमन और युक्तिकरण। तो प्रत्याहार या आज्ञाकारिता, ये हमारे समय प्रत्याहार करना किसी और या फिर किसी चीज़ की किसी की आज्ञा मानना, तो ये प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष तरीका है। अगर हम सीधे ही आज्ञा मान लेंगे तो ये प्रत्यक्ष तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा शून्य स्थानांतरण, इसका स्थानांतरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? गौण नियम और मुख्य नियम, गौण नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, 3 तो गौण नियम दिए थे और 5 उसने 3 तो उसने मुख्य नियम दिए थे और 5 उन्होंने गौण नियम दिए थे। तो 3 मुख्य नियम तो हो जाएंगे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन मानसिक वृत्ति का नियम ये उनका क्या है, गौण नियम है। ये तो मुख्य हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो और ये क्या है, मानसिक वृत्ति का नियम, ये क्या है, ये हम उसका गौण नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो स्प्रेंजर ने सैद्धांतिक दिया था, आर्थिक दिया था, कलात्मक दिया था, सुडोल का, ये स्प्रेंजर द्वारा दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी? तो गुड मेमोरी तो तीव्रता होती है, शुद्धता होती है, सही सामग्री का सही समय पर स्मरण करना होता है। लेकिन औसत धारण इसमें ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, एवरेज रिटेंशन इसमें नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? तो मनोविधिक विधि नहीं है, हमेशा नहीं वाले बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, नहीं है। न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, स्थिर उद्दीपक की विधि, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि या व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है, तो ये व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। मॉडिफाइड द इंडिविजुअल एटीट्यूड, ये व्यक्तित्व अभिवृत्ति में, ये हमारा क्या नहीं है, मनोविज्ञान में अध्ययन में ये मनोभौतिक विधि नहीं है। बाकी सारी मनोभौतिक विधि हैं, न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, स्थिर उद्दीपक की विधि, औसत अथवा मध्य त्रुटि की विधि। लेकिन फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाई गिलफोर्ड? तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लुएंसी दी थी उसने, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उद्भवन, इनक्यूबेशन हो जाएगा, उद्भवन इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता, ये सभी गिलफोर्ड ने दिए हैं, लेकिन उद्भवन नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मनोविज्ञान ने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है? तो हेरिडिटी जीनियस ये किसकी पुस्तक है, ये सर फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये, सर फ्रांसिस गाल्टन। तो ये इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, तो जो मॉडलिंग है संबंधित है, अनुकरण है वो भी संबंधित है, अवलोकन अधिगम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, वो बिल्कुल ही बंडूरा का जो अधिगम है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, उससे रिलेटेड है। उन्होंने बोबो जो कंसेप्ट दिया था,
थ्योरी जो उन्होंने दी थी, तो उसमें मॉडलिंग भी है, यानी कि किसी को तरह से मॉडलिंग, किसी का अनुकरण करके भी सीखते हैं, किसी को निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करके भी बच्चे सीखते हैं। लेकिन जो अनुकूलन है वो किसने दिया था, वो जीन पियाजे ने दिया था। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं पूछा है हमसे तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले स्टार्टिंग में अगर नहीं पे ध्यान नहीं देते तो स्टार्टिंग में भी दिखता है कि हाँ उसने तो मॉडलिंग दिया, तो इस पर भी हम बच्चे बहुत सारे पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम मैकडूगल। किसने कहा था मनोविज्ञान जीवित जीव जंतु के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो सर विलियम मैकडूगल, इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हो रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन के सारी गठन के आधार पर श्रेणीकर को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तित्व की श्रेणी अनुपात क्या बताया है? तो एंडोमार्फ की जो व्यक्तिगत गुण का बताया वो 711 बताया है इन्होंने, 711। किसने बताया है? सेल्डन ने। 711, 171 और 117 ऐसे इन्होंने इसमें कन्फर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये किस सिद्धांत, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मुर्रे ने दिया था, ये हम याद रखेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मुर्रे। और इसमें कहा है किस पे आधारित है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर ये क्या है, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? तो देखो कोलबर्ग ने 3 स्तर दिए थे और लेवल दिए थे, और उन्हें इस 6 स्टेजेस बताई थी, हर एक स्तर की 2-2 स्टेज बताई हैं। तो एक है पूर्व परंपरागत और एक परंपरागत और एक उत्तर परंपरागत। तो जो पूर्व परंपरागत है उसमें क्या होता है, दंड एवं आज्ञाकारिता, यानी कि जो पहले छोटे बच्चे होते हैं वो दंड से या आज्ञा से कहना मानते हैं। दूसरा जो है हमारा जो ये वाला जो है ये तो उसमें आ जाएगा। दूसरा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की ये हमारा परंपरागत स्तर में आ जाएगा। और कानून और सामाजिक व्यवस्था ये दोनों जो हमारे परंपरागत स्तर की जो स्टेज है उनमें है। अगला है जो हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो जुंग ने जो प्रकार प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन जो जुंग ने दिया था, तो उसमें हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आशावादी। तो आत्म केंद्रित और अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने और ये सब है। तो जुंग ने क्या नहीं दिया था, आशावादी नहीं दिया था। ये इसका ऑप्शन राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अनुदेशानात्मक उद्देश्य, यानी कि उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए, ये कहलाते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिगत स्थिति होती है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, वास्तविकताओं का समय नहीं होता है, टाइम ऑफ रिलीजन। तो इसका ऑप्शन बिफोर राइट हो जाएगा। अगला है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो एरिक्सन ने जो हमारी अवस्थाएं बताई थी, तो उसमें हमारी जो 5वीं अवस्था है, 8 अवस्थाएं बताई थी वैसे एरिक्सन ने, तो उसमें 5वीं अवस्था पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। पहचान बना यानी कि ये जो है, जो 18 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं जिनके अगर उनके पहचान बन जाती है, यानी कि उसको उन्हें ये पता चल जाता है कि उनका कैरियर किस दिशा में है, तो वो सही दिशा में चलते हैं। अगर उन्हें ये नहीं पता चलता तो उनके क्या हो जाती है, उनको भ्रांति हो जाती है, सब भ्रांति। तो ये हमारा 5th स्टेज हो जाएगी। ऑप्शन 2 इसमें हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? तो अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, देखो प्रत्यक्ष विधि याद रख सकते हैं, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार, ये प्रत्यक्ष है। यानी कि सामने प्रश्नावली है तो क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने पूछेंगे, चेकलिस्ट है वो भी हमारी क्या है, वो भी प्रत्यक्ष विधि है। और साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है वो भी सामने होता है, लेकिन वाक्य पूर्ति तकनीक ये हमारी अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है?
तो देखो पहला ही है इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है किशोरावस्था में। इमोशंस जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी कि इमोशन जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विरोधिक मानसिक दशाएं होती हैं, व्यवसाय की चिंता भी होती है, वीर पूजा की भावना भी होती है, ये तीनों होते हैं किशोरों में, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती है कभी भी इमोशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो देखो देखो इसने माउसेस बना दिया तो गलत बना दिया ना, तो ये क्या है, गलत हो गया, तो नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा ये। अगर सही होता तो धनात्मक अंतरण हो जाता, अगर कुछ भी चेंज नहीं होता तो शून्य अंतरण हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्न को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है, अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को, किसको प्रभावित करता है, अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, फोर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए किस तरीके से, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो इस साधन संपन्न का मतलब यही होता है कि उसके पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। रचनात्मक उत्तरों के लिए, यानी कि रचनात्मक, इसमें बच्चे कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। तो ऐसे जो उत्तरों के लिए हमें कैसे पर्सन होने चाहिए, तो इसी के लिए मुक्त उत्तरीय पर्सन होने चाहिए, यानी कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग आंसर दे सके, तो मुक्त उत्तरीय पर्सन होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो व्यक्तिगत कारक पूछा, देखो व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य तो उसका व्यक्तिगत है, खुद का स्वास्थ्य है उसका, संवेग भी उसकी खुद के हैं, बुद्धि भी उसकी खुद के है, लेकिन मित्र मंडली क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत कारक नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या कौन सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन है हमारे पास, विषय वस्तु को समझने की समस्या, शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या, कक्षा में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड भी गलत है। विषय वस्तु को समझने की समस्या शिक्षण अधिगम की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो बालक के व्यक्तित्व विकास को आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है, हेरिडिटी, फिजिकल इन्वायरमेंट भी और सोशल इन्वायरमेंट भी, और तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान आरंभ में किस विषय का अंग था। तो मनो आरंभ में किसका, दर्शन शास्त्र का, हमारा फिलोसफी का जो हमारा मनोविज्ञान था वो हमारा इसका क्या था, अंग था। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है, सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन राइट दे रखा है, ये गलत है। पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में भिन्नता, तो इसका सही ऑप्शन है सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, एक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानसिक मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, सीखना, परिपक्वन, सीखना और परिपक्वन दोनों, और सामाजिक मानदंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सीखना और परिपक्वन दोनों ही हमारे क्या निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकास में से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो किस प्रकार के विकास से, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, बौद्धिक विकास। बच्चे की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं, किस प्रकार सुधारें। कोई बच्चा अगर झूठ बोला तो उसकी आदत को किस तरीके से सुधार सकते हैं, उन्हें दंड देकर, बिल्कुल गलत है, दंड देकर कोई बच्चा नहीं सुधरेगा। झूठ के कुप्रभाव पर भाषण देकर, भाषण से भी नहीं सुधरेंगे। सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर, यानी कि उनको क्या देके, स्पीक ट्रूथ अवार्ड देके, जो बच्चे सच बोलते हैं, तो इस तरीके से उनको झूठ को छुड़वाया जा सकता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? तो विशिष्ट बालक कौन से नहीं है? धीमी गति से सीखने वाले भी विशिष्ट होते हैं, सृजनशील बालक भी विशिष्ट होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग भी विशिष्ट होते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, रो फोर्थ, यानी कि जो साधन संपन्न जो बालक उनको विशिष्ट हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः लड़कियों और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रक्षेपित की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास से 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। ये बिल्कुल सही है, लड़कियां 2-3 वर्ष क्या होती हैं, आगे होती हैं शारीरिक विकास में। तो इसका ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित क्या कर रहा है, स्वायत्तता, ऑटोनोमी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑटोनोमी। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका प्रीमार्जन है, वह है अभ्यास के द्वारा सीखना जिसका प्रीमार्जन है। लर्निंग बाय प्रैक्टिस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है? तो इंग्लिश में कई बार क्वेश्चन अच्छे से हमें समझ में आ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में हमें पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को हमेशा। लर्निंग बाय प्रैक्टिस इज इन मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका, बिहेवियर का, व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। क्रिएटिविटी इज ओरिजिनलिटी इन एनी आर्ट। थिंकिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी, ये तो बिल्कुल ज़रूरी होता है थिंकिंग तो। सृजनशील, क्रिएटिविटी इज़ ए न्यू कॉन्सेंशन ऑफ ए वर्क परफॉर्म्ड। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो अभिरुचियों का होता है, तर्क शक्ति का होता है, प्रेक्षण की योग्यता होती है, लेकिन जो ऑप्शन है हमारा वो राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 1 जो अहम केंद्रिता का है, जो इसमें विकास नहीं होता है, किसमें, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। ऑप्शन 4 इज राइट। व्यक्तित्व असत्य कथन पूछा है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। निम्न में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? मानसिक विकास संबंधी विशेषता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में मानसिक विकास की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट है रट कर याद करने की प्रवृत्ति, तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। रट कर याद करने की जो प्रवृत्ति है वो मानसिक विकास से संबंधित विशेषता नहीं होती है। अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए, तो इसके लिए जो आंसर की उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले ही वे अनुचित हों, बिल्कुल सही नहीं है ये। तो इसमें 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। यह सुनिश्चित करे कि कक्षा कक्ष में उसको अति महत्वपूर्ण, अति पक्षपातपूर्ण व्यायाम मिले। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन, सी दैट ही गेट्स वेरी फेवरेबल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम। तो इंग्लिश में हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है इसमें क्वेश्चन। देखो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी दैट ही गेट्स वेरी फेवरेबल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम। तो ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग द मेमोरी ऑफ अ चाइल्ड। कौन सा नहीं करेगा? तो क्या है, दोहराना और अभ्यास। तो मेमोरी में तो बिल्कुल मदद करेगा दोहराना और अभ्यास, तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल राइट है हमारा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ताल अथवा लय की सहायता लेना, टेकिंग हेल्प फ्रॉम रिदम। विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। जो अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुधारने में मदद नहीं करेगा, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो किशोरावस्था के संदर्भ में देखो कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल देते हैं, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला है, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, दिस एज हाईली इमोशनल, बिल्कुल राइट है ये ऑप्शन भी। अगला है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बिल्कुल सही है। अगला है, आत्म चेतना कम हो जाती है, लेकिन ये नहीं है। आत्म सेल्फ कॉन्शियस इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल नहीं होती है। आत्म चेतना इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है।
प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी पहचान की कौन सी विधि है, कैसे पहचाने कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है। तो क्या है इसमें, बुद्धि परीक्षण। बिल्कुल नहीं, प्रतिभाशाली बच्चों में ये नहीं है सिर्फ कि हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं वही प्रतिभाशाली होते हैं, उन बच्चों को हम प्रतिभाशाली नहीं बोलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे अलग से जो बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली यानी कि ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से पता चलेगा। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा क्या इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को अथवा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि देखो, पहले एक बच्चा है, पहले वो पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर क्या करता है, तो वो एकीकरण का सिद्धांत होता है, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ऑप्शन जो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन 2 हमारा क्या है इसमें राइट है। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। अगला है स्टेनली हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था। ये बहुत बार पूछा जाता है। स्टेनली हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किस और अवस्था होती है। इसमें कोई पढ़ने वाली कोई ऑप्शन वो करने वाला है नहीं, किस और अवस्था ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन अगला, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थी को डांटेंगे, बिल्कुल नहीं। अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न सही करेंगे, तो अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे। उदाहरण देकर गलती हो लिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चे को हम उदाहरण देंगे और उसकी गलती बताएंगे। थर्ड ऑप्शन इज राइट। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वो कौन सी एज होती है, तो प्रारंभिक किशोर अवस्था, अर्ली जो एडोलसेंस है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं होता है, सामंत्य बाल्यावस्था में भी नहीं होता। ये प्रारंभिक जो किशोरावस्था होती है ना, उसमें जो सहपाठियों का जो दबाव है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण का किस प्रकार का निरीक्षण है। तो देखो, ये हमें ऐसे तो निरीक्षण कर नहीं रहे, तो ये इनफॉर्मल है यानी कि अनौपचारिक निरीक्षण कहलाएगा। हमारा कौन सा निरीक्षण कहलाएगा, अनौपचारिक निरीक्षण। तो जो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु तो आप क्या प्रयास करेंगे। समस्यात्मक जो बालक है उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन लाना है, तो आप क्या करेंगे। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन 1 इज राइट। बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नहीं। उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे, ये ठीक है, लेकिन बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड के महत्व को बताता है। पुरस्कार और दंड, यानी कि पुरस्कार देंगे, किसी बच्चा है उसको पुरस्कार मिल रहा है तो दूसरे बच्चे देखेंगे तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको कौन सा नियम हो जाएगा, प्रभाव का नियम, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय की इस प्रकार वापसी को कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो वापसी है उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जा सकता है। उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, या स्पॉन्टेनियस रिकवरी, या फिर एक्सटिंक्शन। तो इसमें स्वतः पुनः प्राप्ति, स्वतः पुनः प्राप्ति हमारा आंसर हो जाएगा राइट, स्वतः पुनः प्राप्ति। अगला है सेकंड क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है कब। संवेदिकात्मक अवस्था में 0 से 2 वर्ष होती है। सेंसरी मोटर स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसको, संरक्षण यानी कंजर्वेशन को समझना कब स्टार्ट करता है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा। इनमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। कंजर्वेशन करना कब सीखता है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। तो ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है, किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, तो धारावाहिक स्मृति का, एपिसोडिक जो मेमोरी है उसको, जो पीछे की चीज़ें वो याद करके बता रहा है, उसका वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, धारावाहिक स्मृति का। तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकीय खेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक सक्रिय खेल का प्रकार है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले। नाटकीय जो खेल होता है, इट इज़ नोन एज मेक बिलीव प्ले, व स्वांग रचना खेल नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है। यह हमेशा पुनरुत्पादन होता है। इट इज़ ऑलवेज रिप्रोडक्टिव।
तो ये रिप्रोडक्टिव तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये वन ऑप्शन राइट नहीं होगा, इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये कटा हुआ है, इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, तो ये भी इसमें कौन सा कथन सत्य है, बौद्धिक अक्षमता एक अधिगमिकता दोनों समान नहीं है, सत्य समान नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, तो सत्य नहीं पूछा इसलिए। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आयु निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। अधिगम अक्षमता, चाइल्ड इज लर्निंग डिसेबिलिटी इनिशियली एज IQ स्कोर एज लेस देन 70, तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। बौद्धिक जो अक्षमता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑकर्स बिफोर एज 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है, तो ये लौकिक नैतिकता का संकेत है, किसका है, कन्वेंशनल मोरालिटी का संकेत है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है, वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधि प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है किसकी, तो ये शास्त्रीय अनुमति, क्लासिकल जो कंडीशनिंग है पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके ऊपर क्या है ये, जिसने कुत्ते पे प्रयोग किया था पावलोव ने, जो घंटी बजाई और फिर उसको स्टीम में वो दिया था, खाना दिया था, तो ये घंटी वाला जो है ना हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो उसके ऊपर बिल्कुल सक्रिय है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इसमें ये लिख रखा है जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो थार्नडाई का है, इसको हमें याद रख सकते हैं। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको जल्दी से याद नहीं होते, तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का जो सिद्धांत है वो ऑपरेंट कंडीशन वो पियाजे ने दिया था, और जो सोशल लर्निंग है वो बंडूरा ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, लर्निंग टू बिहेव इन सोसाइटी अप्रूव्ड वे, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, अप्रूवल ऑफ इकोसेंट्रिक बिहेवियर, आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन, तो इसमें ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नहीं पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नहीं वाले ही मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय निबंध के संबंधित नहीं है, तो सेपिंग नहीं है। सेपिंग तो हमारा किसने दिया था, प्याजे वाले में आता है सेपिंग, तो विलोपन है, स्वतः पुनर्प्राप्ति है, उद्दीपन विभेदन है, और सेपिंग इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणितीय गणना संबंधी क्षमता एक प्रकार है, तो ये किसका है, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये बहुत सारी आती है लर्निंग डिसेबिलिटी में, इसका ये भी आता है कि कौन सा गणित से संबंधित है, तो इसमें लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, तो अधिगम अक्षमता का है ये, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये हमारे पास। सवलीनता की सर्वोत्तम व्याख्या की है, किसने की है, लियो कैनर ने की है, तो ये तो हमें ऐसे याद रखने का, सवलीनता ओटिज्म, जो ओटिज्म है उसकी जो सबसे पहले व्याख्या किसने दी थी, लियो कैनर ने दी थी। लियो कैनर, ओटिज्म कैसे याद रखेंगे, लियो कैनर ओटिज्म, तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्न में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है, सीखी हुई अनुक्रिया का एक समुच्चय मात्र है, तो देखो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये, सीखी हुई अनुक्रिया, तो पर्सनैलिटी इज नथिंग बट ए सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज, तो ये बिहेवियर व्यूज हो जाएगा, बिहेवियरिस्टिक व्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, तो ये पियाजे ने माना था। पियाजे हमेशा कहता है कि जो बाल विकास है वो असतत प्रक्रिया है, वो सतत प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज राइट। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमें हमेशा यही कहता है कि जो विकास है वो असतत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, तो पियाजे का देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें क्या है, सम्मिलन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन और शेपिंग,
तो इसमें सम्मिलन, ये तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और अडेप्टेशन तो इसमें देता है। ये जो पीछे आया था, सॉरी, जो शेपिंग है वो तो हमारा जो उसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, कबूतर के ऊपर जो किया था शेपिंग, उसमें आती है हमारा शेपिंग, तो शेपिंग इसमें नहीं आता। तो जो पियाजे का आ जाएगा ना, उसमें सम्मिलन ये तो है ही है, इसी तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हमें शेपिंग का ध्यान भी नहीं रहता ना, तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और अडेप्टेशन ये तीनों तो पियाजे के हैं ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह है शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, शब्दों के अर्थ समझने में मदद बिल्कुल नहीं करता। तो ऑप्शन 4 इज राइट। यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। यह व्याकरण संबंधी प्रक्रिया में सहायता करता है, यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, लेकिन ये शब्दों के अर्थ समझने में वो नहीं करता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन तुम मेरी पीठ को जाओ मैं तुम्हारी को जाऊंगा निम्न में किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसा कि पियाजे ने बताया है। तो ये पूर्व रूढ़िवाद तो पियाजे ने बताया नहीं है, सहयोग की नैतिकता का आरंभ है। ये किसकी नैतिकता का? सहयोग की नैतिकता का आरंभ है। ये पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता तो ये तो कोलबर्ग का है। अगला है, जब बालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बनना बंद हो जाता है। यह उदाहरण है। कार की सीट बेल्ट जब बांध देता है तो बजर बंद, तो नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है। नकारात्मक पुनर्बल का क्या है? ये उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। ये बिल्कुल सही है कि जो भ्रूण में है, जो सिर का विकास सबसे पहले होता है। तो यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो ये सिर से पैर की ओर, यानी कि विकास सिर से पैर की होता है और होता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। विकास हमेशा क्या होता है? सिर से, के अंदर से बाहर की ओर भी होता है। वैसे विकास सिर से पैर की भी ओर भी होता है, लेकिन जब इसने ये कथन पूछ के किया है ना, तो सिर का विकास के पैरों से पहले होता है। तो सिर से पैर की ओर वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? तो ये रिफ्लेक्स का है, तो नवजात शिशु आँख झपकना, चूसना, तैरना, कार चलाना नहीं है। नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक उदाहरण नहीं है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन स्मिथ विकास क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? वाइगोत्स्की का स्मिथ विकास का क्षेत्र ZPD जिसमें दिया गया था, तो इसमें क्या कहा है? संदर्भ में सही नहीं है। यह वाइगोत्स्की सिद्धांत से जुड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही है। यह उन कार्य क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही संतत रूप से कर सकता है। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक संतत रूप से कर सकता है, अपने आप नहीं कर सकता। संतत मदद की जरूरत होती है विकास में हमेशा। स्मिथ विकास का क्षेत्र यही कहता है ZPD की दूसरे की उसमें मदद की जरूरत होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व पहले किया जाता है उसको असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। तो फॉर्मेटिव आकलन हो जाएगा। फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है किसका? प्रक्रियात्मक ज्ञान का। घोषणात्मक ज्ञान का, स्पष्ट ज्ञान का कोई विकल्प सही नहीं है, तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। इसका 1 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर, ऐच्छिक खुद के व्यवहार से नहीं। क्लासिकल कंडीशनिंग तो क्या होती है? खुद का व्यवहार संबंधित नहीं होती है। ये तो ऑप्शन 1 ही इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नहीं पूछा हमसे। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से, शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। तो इसमें से और इसमें से एक ऑप्शन होना चाहिए। देखो, अनैच्छिक व्यवहार और इसमें सिर्फ ऐच्छिक व्यवहार, तो इसका ऐच्छिक व्यवहार से नहीं अनैच्छिक व्यवहार से संबंधित है जो शास्त्रीय अनुबंधन है। क्लासिक कंडीशनिंग जो थ्योरी है पावलोव की, वो। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो संगीतीय बुद्धि दी है, भाषाई बुद्धि दी है, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि दी है,